देखो, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। डेफिनेटली इससे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल वाले भी पूछे जाएंगे। देखो, सेल साइकिल से स्टार्ट करते हैं। सेल साइकिल में मैंने आपको याद कराया था कि इट इज the sequential event in which first of all the cell duplicates its genome, duplicates its various cell organisms and eventually divide into two daughter cells. क्लियर? ये तो हमारे पास सेल साइकिल है। इसमें फेजेस की बात हम करते हैं सेल साइकिल में कि कौन कौन से फेजेस होंगे। तो दो मेन फेजेस होते हैं। एक को हम कहते हैं इंटरफेज, जो प्रिपरेटरी फेज होगा, और दूसरा एम फेज या माइटोटिस फेज या डिवीजन फेज भी हम इसको कहते हैं। तो एक क्वेश्चन तो यही आपसे पूछा जाता है कि जैसे 95% जो ड्यूरेशन है, 95% टोटल ड्यूरेशन जो है वो सेल साइकिल का, वो कहाँ होगा? वो इंटरफेज के अंदर ही होगा। मतलब डिवीजन का जो टाइम होगा वो बहुत शॉर्ट होगा, लेकिन उसकी प्रिपरेशन का टाइम ये लॉन्ग होता है। जैसे मैंने आपको बोला था कि आप पूरे साल पढ़ते हो नीट के लिए, एग्जाम केवल 3 घंटे का ही होता है। तो मेन क्या है? वो एग्जाम देना, लेकिन उसकी प्रिपरेशन पूरे साल होती है। तो वैसे ही क्या है, इंटरफेज जो प्रिपरेटरी फेज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रिपरेशन जब होगा तभी वो डिवीजन कर पाएंगे। ठीक? तो इसके अंदर आपने देखा है कि नॉर्मली अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली जो ह्यूमन सेल्स हैं वो 24 आवर्स का टाइम लेते हैं। ईस्ट सेल को देखोगे तो वो अपना सेल साइकिल 90 मिनट्स में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक? अब देखो, इसमें फेजेस में हमने जो इंटरफेज की बात करी है और एम फेज की, तो उसमें इंटरफेज जो होगा उस इंटरफेज के अंदर 3 फेजेस हैं, G1, S और G2 फेज। G1 यानी गैप 1 फेज, जिसको हमने क्या कहा था? पोस्ट माइटोटिक फेज। S फेज जो सिंथेसिस फेज है, जिसमें रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स एंड सिंथेसिस ऑफ आरएनए और प्रोटीन्स की हमने बात करी थी। ठीक? अब देखो, इसमें जो इंपॉर्टेंट है G1 फेज के अंदर, G1 फेज को हमने क्या क्या कहा है? G1 फेज को हमने कहा है पोस्ट माइटोटिक फेज, गैप 1 फेज। और G1 फेज में क्या होगा? सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव और कॉन्टिन्यूअसली ग्रो करेगा। ठीक? लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा। हाँ, रेप्लिकेशन से रिलेटेड जो कुछ भी सिंथेसाइज होना है वो G1 फेज में हो जाएगा। ठीक? एस फेज की अगर हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट फेज होगा, क्योंकि इस फेज में ही डीएनए का रेप्लिकेशन या सिंथेसिस होगा, जिसमें डीएनए का अमाउंट जो है वो 2C से 4C हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि क्रोमोसोम के नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। द क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम इन दिस फेज। क्लियर? अब यहाँ पे नेक्स्ट जब आप देखोगे G2 फेज, तो G2 फेज के अंदर हमने क्या बोला था कि इस फेज में प्रोटीन्स की सिंथेसिस होगी और इसी फेज में डीएनए की पैकेजिंग होती है हिस्टोन प्रोटीन से। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इस सेल साइकिल में के डायग्राम में आप देख रहे हो, ये क्या है? G1 फेज, और ये दे रखा है G0 फेज। तो G1 फेज में आपने देखा कि डिसीजन ऑफ सेल साइकिल ऑकर्स इन G1 फेज, कि आगे फर्दर सेल को डिवाइड करना है या नहीं करना है। तो अगर G1 फेज में ये डिसीजन होता है कि सेल को डिवाइड करना है, तब तो वो S फेज, G2 फेज और M फेज को फॉलो करता है। बट अगर ये डिसीजन होता है कि भाई सेल डिवीजन नहीं होना है, तो सेल इंटर्स इन G0 फेज, G0 फेज में इंटर कर जाएगा अगर उनको डिवीजन नहीं करना है। और इस G0 फेज को ही हमने क्वीसेंट स्टेज बोला है। क्वीसेंट स्टेज, जहां पे सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होगा लेकिन सिंथेसिस नहीं करेगा किसी चीज की, क्योंकि वो आगे फर्दर अब उनको डिवीजन नहीं करना है।
दो सेल्स के मैंने नाम भी याद कराए थे जिनसे नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक पूछा जाता है कैंसर सेल्स है, कि कौन से ऐसे सेल्स हैं जो कभी भी G0 फेज में इंटर नहीं करते हैं, तो हम ऑप्शन टिक करते हैं कैंसर सेल्स। और दूसरा, कौन से ऐसे सेल्स हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम G0 फेज में ही रहते हैं, ठीक, तो उसका आंसर होता है नर्व सेल। आपने बचपन से जाना है कि नर्व सेल्स वो सेल्स हैं जिनमें सबसे कम मिनिमम या सेल डिवीजन नहीं होता है नर्व सेल्स में, तो इसीलिए वो G0 फेज में इंटर करके रहते हैं, और बाकी कैंसर सेल कभी भी G0 फेज में इंटर नहीं करते हैं। ये सारी बातें आपने यहाँ पे समझी थी। अब देखो, इसमें एक लाइन जो है, इससे क्वेश्चन पूछा है, सेल इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्लियर। नेक्स्ट, एम फेज को हमने डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया एम फेज के अंदर, कि इस एम फेज या डिवीजन फेज में दो होता है, न्यूक्लियर डिवीजन जो 4 स्टेजेस में कंप्लीट होगा, कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस, ठीक। एंड यहां पे एक क्वेश्चन भी आता है कि इट इज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज। एम फेज को या माइटोसिस फेज को हमने कहा है क्या, कि ये ड्रामेटिक फेज होगा, जिसमें कैरियोकाइनेसिस के लिए ये कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस बहुत ड्रामेटिक क्यों है। ड्रामेटिक इसलिए है क्योंकि आप देखते हो कि इसमें कोई क्लियर कट लाइन नहीं है, ठीक, कि भाई ये यहां होना है, ये यहां होना है। हाँ, हम एज्यूम करते हैं कि ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज है, बट सेल जब डिवाइड कर रहा है तो उसको थोड़ी पता है कि हम प्रोफेज में हैं, हम मेटाफेज में हैं, हम एनाफेज में हैं, या हम टीलोफेज में हैं। क्लियर कट लाइन इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये कॉन्टिन्यूएशन में है, ठीक, तो इसलिए यहाँ पे ये वर्ड यूज किया जाता है मोस्ट ड्रामेटिक फेज। अब देखो, इसमें 4 फेजेस में से हम एक एक को डिस्कस करते हैं, और इसमें आपको क्या याद रखना है कि ये जो प्रो फेज है, विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, इन दिस प्रो फेज देयर इज कंडेंसेशन एंड कोइलिंग प्रोसेस ऑकर्स, जिसमें आपने देखा है जब हमने इंटरफेज न्यूक्लियस की बात करी थी तो वहां पर क्रोमोसोम्स नहीं, क्रोमैटिन रेटिकुलम थे, जो कंडेंस होने के बाद क्रोमोसोम बनते हैं। तो अब इसमें कंडेंसेशन प्रोसेस चलता रहेगा, और जो सेंट्रियोल्स का जो डिवीजन हुआ है एस फेज में, यानी वो जो दो हुए हैं, दे स्टार्ट माइग्रेटिंग टूवर्ड्स अपोजिट पोल्स, वो अपोजिट पोल्स की तरफ माइग्रेट करना शुरू कर देंगे। इसमें क्रोमोसोम्स का अपीयरेंस हो जाएगा, और डिसअपियरेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, डिसइंटीग्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, किसका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का और न्यूक्लियोलस का। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस ये क्या हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ये डिसइंटीग्रेट कर जाएंगे पूरा, ठीक। लेट जब प्रोफेज आएगा तो उस टाइम तक ये पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। और यहाँ पे आपने, मैंने बोला था 2 पॉइंट जो डिस्कस करने हैं। पहला पॉइंट, ये जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वो इन 2 डॉटेड पॉइंट से फ्रेम होते हैं, पहला ये है और दूसरा ये है, तो इन दोनों पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझो। जो मैंने बातें कही हैं उसी का है ये, कि क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स, ठीक। दूसरा, क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 अटैच्ड टुगेदर एट सेंट्रोमियर, ठीक, जैसे ये सिस्टर क्रोमैटिड्स की बात कर रहे हैं ऐसा, ठीक। फिर सेंट्रोसोम, जो मैंने बोला था कि जो इंटरफेज में डुप्लीकेट कर गए, ये अपोजिट पोल्स की तरफ माइग्रेट करेंगे, और सेंट्रोसोम से रेडिएट होंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिनको हम एस्टर्स कहते हैं। तो दोनों साइड से, दोनों पोल्स से एस्टर्स निकलेंगे और ये क्रोमोसोम्स के साथ जुड़ेंगे, ठीक। और जब एंड हो जाएगा प्रोफेज में, तो उस टाइम पर आप देखोगे कि कोई सेल ऑर्गेनील्स, न्यूक्लियर इन्वेलप, इन सब का डिसअपियरेंस हो जाएगा, कुछ नहीं दिखेगा सेल के अंदर, ठीक, क्रोमोसोम्स दिखेंगे बस। मेटाफेज, मेटाफेज में आप क्या देखोगे, यहाँ पे complete disintegration of nuclear envelope marks the beginning of metaphase, ठीक।
जब कंप्लीट डिसइंटीग्रेट हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस, तो इसका मतलब अब शुरुआत हो गई किस फेज की? मेटाफेज में की। और इस मेटाफेज, प्रोफेज और मेटाफेज के बीच में जो ट्रांजिशन मेटाफेज आती है, उस स्टेज में अब जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या हो गए? स्पिंडल फाइबर से अटैच हो गए। और मेटाफेज को हम समझते हैं कि मेटाफेज जब आएगा तो उस टाइम पर जो क्रोमोसोम्स हैं वो कहाँ आ जाएंगे? मेटाफेजिक प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट पे, यानी बिल्कुल ऐसे अरेंज हो जाएंगे मेटाफेजिक प्लेट पे। ये डायग्राम है, देखो ये जो डायग्राम है ये ट्रांजिशन मेटाफेज का है। नीट में क्वेश्चन आया है इसी डायग्राम पे, ठीक। ये डायग्राम दिया हुआ था और उसमें टिक करना था कि भाई ये किसका है। तो ये डायग्राम जो है वो ट्रांजिशन मेटाफेज का है। और जब हम मेटाफेज की बात करेंगे तो ये देखो, ये सारे क्रोमोसोम्स कहाँ अलाइन हो गए हैं? इक्वेटोरियल प्लेट पे या मेटाफेजिक प्लेट पे। ये मेटाफेज का सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट, इसके बाद जब हम डिस्कस करते हैं मेटाफेज के बाद, मेटाफेज में ये दो पॉइंट फिर से सुन लो। spindle fibers attached to kinetochores of chromosomes, and chromosomes are moved to spindle equator and get aligned along metaphase plate through spindle fibers to both poles. Clear? इसके बाद हमने डिस्कस किया एनाफेज को। एनाफेज का मतलब क्या है कि इस फेज में अब क्या होगा? स्प्लिटिंग होगी किसकी? splitting of centromere, splitting of centromere, and ये जो क्रोमोसोम्स हैं दे स्टार्ट माइग्रेटिंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। अब जो इक्वेटोरियल प्लेट पे अब थे, अब वो अपोजिट पोल्स की तरफ माइग्रेट करना स्टार्ट कर जाएंगे। और इसमें एक कॉन्सेप्ट क्या है कि जो ये सेंट्रोसोम है ये तो ऊपर की साइड माइग्रेट कर रहा है, तो जो दो आर्म्स हैं दे ट्रेल बिहाइंड, वो क्या है? नीचे की तरफ आएंगे दोनों साइड से। तो सेंट्रोमियर स्प्लिट्स, क्रोमैटिड सेपरेट, पहला पॉइंट। एंड क्रोमैटिड मूव्स टू अपोजिट पोल्स। तो ये हमारा हो गया क्या? एनाफेज कंप्लीट। देन हमने टीलोफेज की बात करी है। टीलोफेज जो आप देखते हो इसमें, जो हम प्रोफेज में पढ़ते हैं उसका अपोजिट है ये टीलोफेज। इसमें क्या होगा कि टीलोफेज जो कि फाइनल लास्ट स्टेज है कैरियोकाइनेसिस की, एंड ऑफ टीलोफेज मींस एंड ऑफ कैरियोकाइनेसिस। अब इसमें हुआ क्या कि जो क्रोमोसोम्स हैं अपोजिट पोल्स पे पहुंच गए एंड लॉस्ट देयर आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम की आइडेंटिटी कैसे आई थी? बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन एंड कॉइलिंग। अब इस फेज में क्या हुआ? डीकंडेंसेशन और अनकॉइलिंग। क्योंकि प्रोफेज में हमने पढ़ा था कंडेंसेशन एंड कॉइलिंग, और टीलोफेज में हम पढ़ेंगे डीकंडेंसेशन एंड अनकॉइलिंग। तो वहां पे क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम आया, अपीयर हुआ था, यहाँ पे वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस्ट कर रहा है। प्रोफेज में हमने बोला था कि न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो डिसइंटीग्रेट करेगा। यहाँ पे हम कहते हैं कि ये सब फिर से क्या होंगे? रीअपीयर करेंगे। न्यूक्लियोलस हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सारे रिफॉर्म कर जाएंगे। तो ये सारा पॉइंट हमने डिस्कस किया किससे, किसके रिगार्डिंग? हमने कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट किया है। अब हम साइटोप्लाज्मिक डिवीजन या साइटोकाइनेसिस की बात करते हैं, जहां पे मैंने आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल के लिए अलग अलग बताया था। एनिमल सेल की जब बात करी थी तो मैंने फरो फॉर्मेशन की बात करी थी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। और ये जो फरो फॉर्मेशन है ये फिर से, ये जो फरो फॉर्मेशन है ये सेंट्रीपिटल मैनर में होता है, ठीक। तो सेंट्रीपिटल मैनर में होगा। और जब हम प्लांट सेल्स की बात करेंगे तो ये सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्शन में जाता है। यानी ये जो सेल प्लेट का फॉर्मेशन है जो मिडिल लैमिला को रिप्रेजेंट करेगा बाद में, ये किस पैटर्न में होगा? सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न में या सेंट्रीफ्यूगल मैनर में होगा, डिवीजन करेगा। और एक कंडीशन मैंने आपको बताई थी, सिंकाइटियम कंडीशन या सिंसाइटियम कंडीशन। इसको फिर से सुन लो ध्यान से, इससे कई क्वेश्चन आता है। इसमें ये होता है कि अगर रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है बार बार लेकिन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं हो रहा है, इसका मतलब सेल के अंदर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ जाएगी।
सेल के अंदर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ जाएगी। क्यों? क्योंकि रिपीटेडली न्यूक्लियर डिविजन्स तो हुए हैं लेकिन साइटोप्लाज्मिक डिविजन्स नहीं हुए हैं। क्लियर? सिमरन आपको कुछ कहना है बेटा? फिर हमने सिग्निफिकेंस की बात करी, माइटोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है, तो इसके लिए मैंने आपको याद करवाया था GRQ, ठीक, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ देखना है तो आपने पहले भी पढ़ा है कि ग्रोथ को हम नंबर से भी देखते हैं कि अगर नंबर बढ़ रहा है सेल्स का तो इसका मतलब ग्रोथ हो रहा है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर ग्रोथ होना है, सिंगल सेल से मल्टी सेल्स डेवलप करना है, तो उस कंडीशन में माइटोटिक डिवीजन होगी, चाहे हैप्लॉइड हो सेल्स या डिप्लॉइड हो सेल, दोनों ही कंडीशन में माइटोटिक डिवीजन से नंबर्स इंक्रीज होंगे। क्लियर? दूसरा, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कोई पार्ट समझ लो ब्रेक हो जाए तो उनके रिपेयरिंग के लिए या रीजनरेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करेगा? ये माइटोटिक डिवीजन्स, ठीक। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो आप देखते हो हाईली डिवाइडिंग है, उनमें भी कौन सा डिवीजन होगा? माइटोटिक डिवीजन। और इसीलिए आप देखते हो कि जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ। क्यों? क्योंकि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं उनमें डिवीजन की एबिलिटी होती है, कॉन्टिन्यूसली वो डिवाइड करते रहते हैं। क्लियर है? ये माइटोसिस था जो आपने पढ़ा। बोलो, समझ में आ गया बेटा ये पूरा? यस सर। वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मियोसिस, जिसको हमने क्या कहा था कि मियोसिस क्या है? रिडक्शनल डिवीजन है। और रिडक्शनल डिवीजन का मतलब यहाँ पे क्या है कि मियोटिक डिवीजन्स में जो क्रोमोसोम नंबर हैं ये रिड्यूस टू हाफ हो जाते हैं। मतलब अगर डिप्लॉयड सेल में मियोसिस हुआ तो इट बिकम हैप्लॉयड सेल। क्लियर है? और नॉर्मली जो मियोसिस का सिग्निफिकेंस है वो गैमीट फॉर्मेशन में है, गैमीट्स जो कि स्पेशलाइज्ड होंगे, ठीक, एंड फॉर्म फ्रॉम डिप्लॉयड सेल्स। गैमीट्स किससे बनते हैं? डिप्लॉयड सेल से बनते हैं, क्योंकि डिप्लॉयड सेल में ही मियोटिक डिवीजन होगा और गैमीट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ठीक। अब मियोसिस में आप देखते हो यहाँ पे हम दो सीक्वेंशियल साइकिल्स की बात करते हैं न्यूक्लियर डिविजन्स में। एक हम मियोसिस फर्स्ट और दूसरा मियोसिस सेकंड की बात करते हैं। लेकिन यहाँ ये जो लाइन लिखी है मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, बट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। दो तो है, मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकंड, लेकिन जो डीएनए का रेप्लिकेशन है विच ऑकर्स इन एस फेज, ये केवल एक बार ही होगा। मैंने आपको बताया था कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में जो फेज है दैट इज इंटरकाइनेसिस, ठीक। ये कैसे इंटरफेस से डिफरेंट है ये पॉइंट मैंने आपको कई बार याद कराया था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको तीन बातें बताई थी। पहली बात क्या थी कि इस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा। दूसरी क्या बात बताई थी कि इस फेज में सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन होगा। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन दिस फेज देयर इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड आरएनए ऑकर्स, ठीक। अब मियोसिस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि मियोसिस फर्स्ट जो है और मियोसिस सेकंड, तो मियोसिस फर्स्ट को हम एक्चुअल में रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, जबकि मियोसिस सेकंड वो उसको कहते हैं कि इट इज लाइक इक्वेशनल डिवीजन और माइटोटिक डिवीजन। अब इसमें आप क्या देखते हो, ये मियोसिस फर्स्ट में भी आप देखोगे फेजेस प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1 और मियोसिस सेकंड। अब यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट से शुरू करते हैं, जिसमें आपने देखा था कि मियोसिस फर्स्ट में जो प्रोफेज फर्स्ट है ये मोर कॉम्प्लेक्स है, मोर इलेबोरेट है, और इसमें 5 फेजेस हैं जो मैंने आपको याद कराया था, लाओ जो पका दे दो, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। अब एक एक पॉइंट याद रखना इसमें, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मियोसिस में जो क्वेश्चन आपके नीट में पूछे जाते हैं
वो इन्हीं 5 फेजेस में से किसी एक फेज पे पूछ लिए जाते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। और हाँ, इसी फेज से एक मैच दी फॉलोइंग का क्वेश्चन बनता है कि किससे ये मैच कर रहा है, तो इसलिए इसके कीवर्ड्स बहुत ध्यान से सुनना। मैं बहुत बार आपको ये रिवाइज करा चुका हूं। देखो, लेप्टोटीन स्टेज, इसको हम बेसिकली, लेप्टोस का मतलब होता है थिनिंग, तो इस स्टेज में क्या होगा, कॉम्पैक्शन होता है क्रोमोसोम्स का। एंड इस कॉम्पैक्शन में आपने लेप्टोटीन स्टेज को याद रखा था बुकेट स्टेज, ठीक, जिसमें ये एक बुके की तरह से ये क्रोमोसोम्स ऐसे अरेंज्ड होते हैं। फिर जाइगोटीन स्टेज आया था। जाइगोस का मतलब मैंने आपको बताया था पेयरिंग से, और पेयरिंग का मतलब बताया था साइनेप्सिस से, और साइनेप्सिस से मैंने आपको याद करवाया था साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से। तो ये अगर तीनों क्वेश्चन बने हैं कि पेयरिंग किस स्टेज में होगी, जाइगोटीन स्टेज में, साइनेप्सिस जाइगोटीन स्टेज, साइनेप्सिस किस में होगा, बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ठीक। और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है दैट इज साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाई साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का सिग्निफिकेंस क्या है, तो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि ये दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को होल्ड करता है तब तक जब तक कि क्रॉसिंग ओवर ना हो जाए, जब तक कि क्रॉसिंग ओवर ना हो जाए। तो ये देखो, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ एंड द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एंड कॉल्ड एज बाइवेलेंट। बाइवेलेंट होंगे, ये बाद में टेट्राड के फॉर्म में हो जाते हैं। जैसे ये डायग्राम मैंने आपको बताया था, ये एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है, इसको हम बाइवेलेंट कहते हैं। और ये जो है, ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, ये बाइवेलेंट डायड है, ये बाइवेलेंट टेट्राड है। क्योंकि इसमें 4 आर्म्स ये दिख रहे हैं इसलिए ये टेट्राड है, यहाँ केवल 2 दिख रहे हैं इसलिए ये बाइवेलेंट डायड है। क्लियर। नेक्स्ट सर हमने एक कब बात, तक होल्ड कर दो? जब तक कि क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट ना हो जाए। इनका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये क्रॉसिंग ओवर हो, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स बना है। एक बार क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो गया फिर इनका सिग्निफिकेंस खत्म, ठीक। तो अब देखो, नेक्स्ट जो क्रॉसिंग ओवर होना है वो इसी के बाद, जाइगोटीन स्टेज के बाद हम पैकिटीन स्टेज की बात करते हैं। जाइगोटीन स्टेज के बाद जो हम ये बेटा पैकिटीन स्टेज की बात कर रहे हैं, इसी स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होगा। और इस स्टेज में आप देख रहे हो कि अगर एक क्वेश्चन नीट में पूछा भी गया है, जो मैंने अभी डायड और टेट्राड बताया था, तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक्चुअल में जो टेट्राड के फॉर्म में क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं वो किस स्टेज में विजिबलाइज होंगे, तो वो टेट्राड स्टेज हमें इसी पैकिटीन स्टेज में दिखाई देगा, जिसमें 4 क्रोमैटिड्स दिख रहे हैं ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स में। क्लियर है, जो एकदम क्लियरली हैं, डिस्टिंक्ट हैं। अब यहां पे क्या हुआ कि जहां पर क्रॉसिंग ओवर होना है वहां पे बनते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। और अब नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। और आपको पहले से पता है कि क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज। जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। तो क्रॉसिंग ओवर भी एक एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है, जिसमें जो एंजाइम है वो कौन सा है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम है। ये बेटा, ये रिकॉम्बिनेज एंजाइम है जो इसमें यूज होगा, ठीक। एंड क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द 2 क्रोमोसोम्स, ठीक। अब रिकॉम्बिनेशन हो गया होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में, अब क्या होगा, डिप्लोटीन आएगा, ठीक। अब डिप्लोटीन आया, इसका जो मैंने आपको बोला कि जब साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना, इसका मतलब अब इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होना है। अब क्रॉसिंग ओवर हो गया, इसका मतलब अब साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अब ये डिसोल्यूट करना स्टार्ट कर देंगे। अब इनकी रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, यानी अब होगा डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब जब डिसोल्यूशन होगा, जैसे ये ऐसे जुड़े हुए हैं सपोज करो,
तो अब जब डिसोल्यूशन हो रहा है तो ये अलग होना स्टार्ट करेंगे और एक पॉइंट पे ये जुड़े रहेंगे, ठीक। बाकी तरफ से साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जैसे ये पहले ऐसे अटैच है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जा रहा है, तो अब ये क्या होंगे, अलग होना स्टार्ट कर देंगे और एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे ये जुड़े रहेंगे जिसको एक्स शेप स्ट्रक्चर कहते हैं, एंड दैट एक्स शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज चाज़्मेटा। उसको हम क्या कहते हैं, चाज़्मेटा। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाई चाज़्मेटा फॉर्मेशन किस स्टेज में देखा जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, डिप्लोटीन स्टेज में चाज़्मेटा का अपीयरेंस होगा। और डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कब होगा, जब क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो गई, यानी पैकीटीन कंप्लीट हुआ, पैकीटीन के बाद जब डिप्लोटीन आया, तब उस डिप्लोटीन स्टेज में ये डिसोल्यूशन हो गया एंड अपीयरेंस ऑफ एक्स शेप स्ट्रक्चर दैट इज चाज़्मेटा ऑकर्स इन दिस डिप्लोटीन स्टेज। और ये जो आपका क्वेश्चन है, जो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता, जब मैंने स्पेशल क्रोमोसोम्स, जाइंट क्रोमोसोम्स पढ़ाया था, पैकीटीन क्रोमोसोम और ये लैम्ब्रस क्रोमोसोम, तो वहां पे बताया था कि ये सबसे बड़ा स्टेज होता है जिसमें ये सस्पेंड कर जाते हैं। तो oocytes of some vertebrates डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर, ठीक, जिसको हमने बोला था डिक्टियोटीन स्टेज। क्लियर। फाइनल स्टेज जो होगा मियोटिक प्रोफेज का, वो कहलाएगा डायकाइनेसिस। एंड डायकाइनेसिस में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है, दैट इज इस स्टेज में होगा टर्मिनलाइजेशन ऑफ चाज़्मेटा। लेकिन कल भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि इस स्टेज में जब टर्मिनलाइजेशन हो रहा है तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि टर्मिनलाइजेशन ऑफ चाज़्मेटा बिगिंस इन, तब आपका आंसर डायकाइनेसिस नहीं होगा बेटा, तब उस केस में आपका आंसर डिप्लोटीन होगा। लेकिन अगर बिगिंस नहीं कह रहा है, सिंपल टर्मिनलाइजेशन ऑफ चाज़्मेटा की बात कर रहा है, तो उस स्टेज में जो आंसर होगा दैट इज डायकाइनेसिस, ठीक। एंड ड्यूरिंग दिस क्रोमोसोम्स and during this phase the chromosomes are fully condensed and meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosomes for separation। यानी अब डायकाइनेसिस स्टेज में आने के बाद ये प्रोफेज फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो रहा है। अब हम बात करने जा रहे हैं मेटाफेज स्टेज की, मेटाफेज स्टेज की। क्लियर है। नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं, मेटाफेज स्टेज। क्लियर।